मिसेस डैलोवे के ऊपर। मिसेस डैलोवे वर्जीनिया वुल्फ ने ये नावल लिखा था। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बैकग्राउंड में भी हमें जाना चाहिए। मेरे पास नावल है, कॉपी मैंने बस ये न्यू कॉपी भी मंगवाई थी इस दफ़ा बेटर प्रिंट में। ब्रिटिश राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल ऑफ द 20th century, and she was born in London on 25 January 1882। ये बुक में उनका जो तारफ़ लिखा हुआ है। She began publishing her work to both general and critical acclaim in her early 20s and became associated with Bloomsbury Circle, an influential group of the English modernist writers, intellectuals, philosophers, and artists in early 20th century. Best remembered for the lyrical quality of her prose, Woolf wrote many novels and essays, all bearing on the modernist trends of the circle. तो एक दिन को हमें पता चल रहा है इनके बिल्कुल इंट्रोडक्शन से ही कि इनकी जो प्रोज थी दैट वाज लिरिकल प्रोज इन्होंने लिखी है, पोइटिकल प्रोज जिसे कहते हैं। और ये एक मॉडर्निस्ट जो ट्रेंड थे, जो 20th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है तो उस वक्त जो राइटिंग स्टार्ट हुई, मॉडर्निस्ट राइटिंग, ये उस सर्कल से बिलोंग करती हैं। So her works have been translated in over 50 languages around the world. However, she was not very lucky in health matters and suffered from the bouts of the mental illness throughout her life. She perished by drowning during one such attack on 28 March 1941। तो 1941 में मेंटल इलनेस से ये सफ़र कर रही थी। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी एक झलक है जो बुक मेरे पास है। ये बुक से मैं देख रहा हूँ, तो ज़ाहिर है बुक तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो वेट करें जब लेक्चर स्क्रीन शेयर होगा। मिसेस डैलोवे, तो ये है, ये बिल्कुल स्टार्ट में इनका एक तारुफ है। इनकी अदर नॉवेल्स नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल है, जो आपके पास कॉपी होगी वहाँ डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे वाली बुक में क्या है। स्टार्ट के पेज में टाइटल पेज है, जहाँ कुछ रोज़ फ्लावर्स ऐसे लग रहे बने हुए हैं। इसको हम कौन सा कलर कहेंगे, मतलब पिंक कलर है। अदर नॉवेल्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा है। द वॉयज आउट, नाइट एंड डे, जैकब्स रोम, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, द वेव्स, द ईयर्स बिटवीन द एक्ट्स। और इसमें मैंने काफ़ी सोचा कि आपको कौन सा नावल पढ़ाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, टू द लाइट हाउस या मिसेस डैलोवे। इस पे थोड़ी देर मैंने सोचा था, थोड़े दिन बल्कि। और पहले तो टू द लाइट हाउस, चूँकि मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, उससे पहले भी और अपने टाइम पे भी पढ़ा था लाइट हाउस। तो मिसेस डैलोवे मैंने इस दफ़ा लिया, और ये दोनों नावल पाए के हैं, हम पल्ला है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ ने जो भी काम किया है, बल्कि ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नावल जो है वर्जीनिया वुल्फ का मेरी नज़र में मिसेस डैलोवे है। ये ज़्यादा बेहतर चॉइस है, मैं समझता हूँ। वैसे टू द लाइट हाउस भी आप पढ़िएगा, कभी टाइम मिले तो, बहुत वंडरफुल चीज़ है वो भी। उनके अलावा इनकी कोई शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, जैसे की गार्डन्स, मंडे और ट्यूसडे, हॉन्टेड हाउस एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज। उसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ एक फिलोसोफर भी गिनी जाती थी, एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल भी थी, ये कोई सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थी। शी वाज आल्सो एन इंटेलेक्चुअल, एंड नॉन फिक्शन भी इनका फेमस है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं मॉडर्न फिक्शन, द कॉमन, इन मॉडर्न फिक्शन अब इनका नॉन फिक्शन वर्क है। द कॉमन रीडर, अ रूम ऑफ वंस ओन, on being ill, the London scene, the common reader, second series, Three Guineas, the death of the moth and the other essays, the moment and the other essays, the captain's death bed and other essays। डेथ काफी मेंशन होती है, तो वो भी हमें बाद में हम इसको देखेंगे कि एसेस में भी वर्ड डेथ का वर्ड काफी आ रहा है।
Grey Knight and the Rainbow, Books and the Portraits, Women in the Writing, The Diary of the Virginia Woolf, 1915-41, द लेटर्स ऑफ द वर्जिनिया वुल्फ भी आ चुके हैं। तो ये इनके स्टार्ट में थोड़ा सा मेरे पास जो बुक है मैंने वहाँ से आपको पढ़ा है, पढ़ के सुना दी हैं कुछ चीज़ें, कॉपीराइट है आगे और फिर सीधा ही नॉवल स्टार्ट हो जाता है। कोई कितने पेज का है जी, मेरे पास जो बुक है इसमें 172 पेज इसका ये नॉवल है, जो आपने आई होप के कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। कुछ लोगों को मैंने जैसे कि पहले बता दिया था, नहीं पढ़ा तो आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। हमें इसके इसके पार्ट्स हमने कर दिए हैं। और बिल्कुल ये हुमैरा बीबी बिल्कुल ठीक बता रही है कि वर्जीनिया वुल्फ वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ थॉमस मेकपीस थैकरे। तो ये डिकन के जो हमसर थे थैकरे, वैनिटी फेयर जिन्होंने बहुत वर्ल्ड फेमस नॉवल लिखा, उनकी ये ग्रैंड डॉटर हैं। तो इनकी फैमिली काफ़ी इंटेलेक्चुअल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो ये है जी नॉवल का एक एक जनरल सा तारुफ है। और ये इन्होंने यहाँ पे एक नई टेक्निक भी यूज़ की। और इसके ओरिजिन पे अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्सेप्शन ऑफ द नॉवल कैसे हुआ, अगर उसकी थोड़ी सी बात करें तो नोट करने वाली बात वो ये है कि बल्कि हमें उससे पीछे एक स्टोरी में जाना होगा। और वो है होमर, एक ग्रीक के ऑथर थे होमर। उन्होंने एक एपिक लिखी ओडेसियस, एलियड और ओडेसियस दो हैं है। ओडेसी जिसमें एक ओडेसियस एक करेक्टर है जो वार के बाद जो है ना वापस घर की तरफ आते हैं। इलियड तो है कि जब वो जाते हैं और ट्राई पर अटैक करते हैं, फिर ट्राई में जो लड़ाई होती है 10 साल, उसको मेंशन करते हैं उस एपिक के अंदर। और फिर जो ओडेसी उन्होंने एपिक लिखी वो दैट इज अबाउट द रिटर्न ऑफ द ओडेसियस। जो मेन कैरेक्टर है उसमें ओडेसियस हैं और इलियड में मेन कैरेक्टर एक्किलीज हैं। तो ओडेसियस वो एक जर्नी करते हैं डिफरेंट आइलैंड से होते हुए, बड़े स्ट्रेंज किस्म के उन्हें एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। और क्वीन ऑफ डाइडो बड़ी फेमस है, थाका में आके थोड़ा बहुत स्टे करते हैं वहाँ। क्वीन ऑफ डाइडो उन पे फिदा हो जाती हैं और फिर जब वो छोड़ के उन्हें जाते हैं तो वो सुसाइड भी कर लेती हैं। लेकिन खैर वो वापस आते हैं और यहाँ पे फिर रोम की बुनियाद रखते हैं इटली में आके। तो वो एक लंबी चौड़ी एक जर्नी है, डिफरेंट उसमें एडवेंचर्स हैं ओडेसियस जो है। और ओडेसियस को लैटिन में एक और नाम भी दिया जाता है, यूलिसिस। ओडेसियस का ही दूसरा नाम है यूलिसिस। तो एक और नॉवेलिस्ट हुए, उनका नाम है जेम्स जॉयस, जो कि डबलिन में पैदा हुए थे। जेम्स जॉयस आप लोग जानते होंगे, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन उनका एक वर्क शायद सिलेबस में है कहीं ना कहीं, हमने पढ़ा था मास्टर्स में। और उन्होंने एक नावल लिखा था यूलिसिस, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना यूलिसिस किसका नाम है, ओडेसियस का ही दूसरा नाम है। लेकिन यूलिसिस जो है ये उन्होंने एक कमाल की यहाँ टेक्निक यूज़ की, जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, को बुनियाद बनाते हुए जेम्स जॉयस ने, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे, एक नए तर्ज का एक नावल लिखा, एक नई टेक्निक को यूज़ किया, and it was called Stream of Consciousness. And second important thing about that novel is that काफ़ी बल्कि नावल है, बट दैट इज टोटली कंसिस्ट ऑफ द वन डे स्टोरी। सिर्फ एक दिन की कहानी है वो, एक दिन के ऊपर पूरा नावल लिखा है। और काफ़ी बल्कि नावल है ये, मेरे पास इधर है अंदर, मुझे निकाल के देखना पड़ेगा ये, कि काफ़ी बल्कि है। काफ़ी हिम्मत चाहिए उसे नावल को, मुश्किल तरीन नावल्स में आप समझ सकते हैं कि वो उसे समझा जाता है। मुश्किल तरीन नावल्स में कभी आप पढ़ने जाएंगे मुश्किल तरीन नावल अगर आप चाहते हैं तो वो यूलिसिस हाजिर है, एक दिन की कहानी है। इसको जब पढ़ा मिस वर्जीनिया वुल्फ ने, तो ये काफ़ी मुतासिर हुई जेम्स जॉयस से, काफ़ी इन्होंने सीखा। ये इनके कह लें कि स्पिरिचुअल गाइड थे, मेंटोर थे। तो क्या है कि वर्जीनिया वुल्फ ने सोचा कि मैं भी ऐसा ही एक नावल लिखूंगी, बिल्कुल ऐसा ही एक नावल लिखूंगी और ये टेक्निक को यूज़ करूंगी। और इन्होंने फिर मिसेस डैलोवे लिखा। मिसेस डैलोवे जो आज का हमारा नावल है। स्क्रीन शेयर ये आपको हो चुकी है, मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। और ये नावल भी एक दिन की स्टोरी है, सिर्फ एक दिन की स्टोरी है, सुबह से लेकर रात तक की कहानी है ये।
और इसमें मेन कैरेक्टर डेफिनेटली मिसेस डैलोवे है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 इसका। इसके डिफरेंट पार्ट्स में हमने दिन को ही डिवाइड कर लिया फ्रॉम द ओपनिंग सीन। इसमें क्या है जी, इन विच क्लैरिसा, जो मिसेस डैलोवे हैं उनका ओरिजिनल नाम है क्लैरिसा, sets out to buy flowers to her return home early morning 11 a.m. So early morning से up till 11 a.m. हमारा पार्ट 1 होगा, क्योंकि एक ही दिन पे ये नॉवल है तो उसी दिन को ही हम ज़ाहिर डिवाइड करेंगे। सो व्हाट हैपेंड, स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। क्लैरिसा डैलोवे, एन अपर क्लास 52-year ओल्ड वुमन मैरिड टू ए पॉलिटिशियन। तो आते ही हमें क्या पता चलता है, सर क्लैरिसा डैलोवे इनका नाम है, जिनको हम मिसेस डैलोवे कह रहे हैं, एक्चुअली उनका पर्सनल नेम जो है वो है क्लैरिसा डैलोवे। रिचर्ड डैलोवे से उनकी शादी हो गई तो वो डैलोवे बन गई। अपर क्लास वुमन है, 52-year old, पॉलिटिशियन है उनके हस्बैंड। डिसाइड्स टू बाय फ्लावर्स herself for the party she is hosting. So she is hosting a party और वो सोचती हैं कि I should buy flowers myself. So she is hosting party. That important part. उसी शाम को उनकी पार्टी है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सर्वेंट टू बाय देम, तो उनके पास सर्वेंट भी हैं, इससे पता चलता है पॉलिटिशियन की वाइफ है और पार्टी अरेंज कर रही है रात को, और उसके लिए फ्लावर खरीदने के लिए घर से निकलती हैं। लंदन इज, तो घर से जब निकलती हैं तो हमारे सामने एक्सपोज होता है लंदन, 1920 का लंदन जो है, is bustling with full of noise this Wednesday, and the day is Wednesday. ये डे सेलेक्ट किया है इस लाइफ में से, एक ही दिन सारे कैरेक्टर की लाइफ में हमें सामने आएगा। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट डे है, एक तो पार्टी और दूसरी कोई स्टेज मीटिंग होंगी। ऑलमोस्ट 5 years आफ्टर आर्मिस्टिस डे। सो आर्मिस्टिस जो है इसको कहते हैं जंग, जब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो बंद हो गई थी ऑलमोस्ट 5 year आफ्टर, तो वो 18 में हुई थी ना, 14 to 18 वर्ल्ड वॉर 1 चली, और उस आर्मिस्टिस आया कब, 18 में आया होगा यकीनन। तो उसके 5 साल के बाद 23rd ईयर बनता है ये बिग बेन स्ट्राइक्स। तो बाहर जो है वो टावर जो है उसको बिग बेन भी कहते हैं, जो बड़ा सा एक क्लॉक लगा हुआ है ना लंदन के अंदर, इट इज कॉल्ड बिग बेन। तो वो सारों को टाइम नजर आता है उसके ऊपर, तो बिग बेन स्ट्राइक्स। द किंग एंड द क्वीन आर एट द पैलेस। मिस्ट्रेस हो चुकी है, अमन हो चुका है, क्वीन और किंग आर एट देयर प्लेस। बेन बैक जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, मीन टाइम है, देयर इज एन ऑर्डर है, देयर इज पीस, ऑर्डर एंड टाइम, इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं चीजें। और आगे देखें कितना खूबसूरत दिन भी, इट इज अ फ्रेश मिड जून मॉर्निंग। टाइम देखें कितना अच्छा सेलेक्ट किया, मिड जून इज इन, याद रहे कि मिड जून जो है लंदन के अंदर आपका बनेगा तकरीबन फेब, ठीक है। हमारा जिस तरह से फेब, मिड मिड फेब में वेदर होता है खुशगवार किस्म का, बड़ी अच्छी सी धूप भी होती है, खूबसूरत दिन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। तो स्प्रिंग सीजन जो है वो इंग्लैंड में डिफरेंट टाइम में आता है, वहाँ जून में आता है। सो फ्रेश डे है, मिड जून, हमारी तरह जून नहीं है क्योंकि यहाँ तो हबस होती है, गर्मी होगी। क्लैरिसा रिकॉल्स वन गर्लहुड समर ऑन हर फादर्स एस्टेट। अब क्लैरिसा के जहन में भी हम जाएंगे क्योंकि एक ही दिन है, तो करेक्टर्स की आउटवर्ड इनवर्ड दोनों लाइफ और पास्ट प्रेजेंट दोनों हमारे सामने आएगा। क्लैरिसा रिकॉल करती है अपने गर्लहुड टाइम को, जब वो अपने बाप के स्टेट पर रहा करती थी बॉर्टन के अंदर। शी सीज हरसेल्फ एट 18, और वो इमेजिन करती है, जैसे हमें बैठे बैठे ख्यालात आते रहते हैं ना, तो इस पे ये वाली टेक्निक यूज़ की गई थी कि हम, ये तो नहीं होता कि हम हर वक्त प्रेजेंट में रहते हैं, समटाइम हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, समटाइम हम पास्ट के बारे में, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव इन द पास्ट। रीसेंट पास्ट भी है, डिस्टेंट पास्ट भी है, तो डिफरेंट इवेंट रिकॉल होते रहते हैं हमारे माइंड के अंदर। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इसे यूज़ की थी जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने खास तौर पे।
टू गिव यू ए रियल एक्सपीरियंस। लाइफ का जो रियल एक्सपीरियंस है वो तो यही यही टेक्निक एक्सप्रेस कर सकती थी ना। इसलिए टाइम इसमें लीनियर नहीं होगा, बल्कि पास्ट प्रेजेंट में जैसे हमारे जहन के अंदर वक्त इंटरमिंगल होता रहता है। ज़रूरी नहीं कि हम प्रेजेंट में, और ज़रूरी नहीं कि हम पास्ट में, प्रेजेंट में भी हम हो सकते हैं और फ्यूचर में भी समटाइम हम चले जाते हैं जब हम इमेजिन करते हैं। तो वो क्या इमेजिन करती है? शी सीज हरसेल्फ एट 18 स्टैंडिंग एट द विंडो feeling as if something awful might happen. Despite the dangers and despite having only a few twigs of knowledge passed onto her by her childhood governess, Clarissa loves life. We came to know here that कि उसको जो है नॉलेज है वो कोई डिग्री कोई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से नहीं मिलती। इसका मतलब है तब भी ख़वातीन को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने से पढ़ सकें। तो घर में ही जितना उसे पढ़ाया गया था, लेकिन जितनी भी से पढ़ा था, काफ़ी समझ हासिल कर ली थी उसने। सो क्लैरिसा लव्स लाइफ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लैरिसा 18 में, जब 18 ईयर्स की थी उस वक्त की बात है, हर वन गिफ्ट शी फील्स इज एन एबिलिटी टू नो पीपल बाय इंस्टिंक्ट। Second thing is that she not only loves life, but she has an ability, a special ability है। She can read people's mind। ठीक है, देख, शी कैन रीड पीपल्स इंस्टिंक्ट्स, माइंड अंडरस्टैंड करती है लोगों को। जिंदगी से लव है और लोगों को अंडरस्टैंड करती है। क्लैरिसा नेक्स्ट रन्स इनटू हर ओल्ड फ्रेंड हु विटब्रेड। तो विटब्रेड से के साथ अचानक से मुलाकात होती है रास्ते में। आप हमें याद रखना है कि क्लैरिसा माइंड में है, तो बाहर प्रेजेंट टाइम में किधर जा रही है? फूल खरीदने के लिए बाजार जा रही है। तो किससे मुलाकात होती है? Who and the Clarissa exchange a few words about Hugh's wife, Evelyn, who suffers from an unspecified internal ailment. कुछ उसके बारे में बात करते हैं, वो उसकी वाइफ के बारे में पूछती है जो कि सफ़र कर रही है किसी प्रॉब्लम से। Beside the proper and the admirable, who Clarissa feels self-conscious about her hat. Past and the present continues to intermingle as she walks through the flower shop. She remembers how her old friend Peter Wash disapproved of who। तो उसे जैसे वो आगे चलती है तो उसे ख्याल आता है कि किस तरह उसके पुराने दोस्त पीटर वॉश जो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है पीटर वॉश, इनके ख्यालों में अक्सर आते रहेंगे, बल्कि सच में भी आ जाएंगे। डिसअप्रूव्ड ऑफ हु, विद ब्रेड को वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, इनको डिसअप्रूव करते थे। और जो पीटर वॉश और ये दोनों ही बड़े क्रिटिकल थे, लोगों के बारे में जजमेंट दिया करते थे। She thinks affectionately of Peter, who once asked her to marry him। और उसके बारे में सोचती है कि किस तरह से पीटर ने उसे एक दफ़ा प्रपोज भी किया था, और बहुत सारा वक्त ये पीटर के साथ ही गुजारती थी, पीटर वॉश के साथ, जब 18 साल की थी। और किस तरह उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो। दैट इज़ गुड कि हम एक तरह से तो हैं, एक तरह से सोचते हैं। शायद हम वो जिसे कहते हैं सोलमेट हैं। लेकिन क्या किया था मिसेस डैलोवे, जो कि मिसेस डैलोवे इस वक्त, उस वक्त क्लैरिसा थी, शी रिफ्यूज्ड। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकती ऐसा काम। He made her cry when he said she would marry a prime minister and throw parties। और उस वक्त रिचर्ड जो है वो सीन पे आ चुके थे, and he criticized her by saying that you would marry a prime minister, you are going to marry a prime minister, and you in the future you will only throw parties and just एक दिखावा होगा, एक शो, एक ब्रिलियंट लाइफ होगी, apparently you want to spend that। और यकीनन आज वो वैसे ही लाइफ है जैसा कि प्रिडिक्ट किया था पीटर वॉश ने। क्लैरिसा कंटिन्यूज टू फील द स्टिंग ऑफ हिज क्रिटिसिज्म। वो आज भी ना उसके जो क्रिटिसिज्म है उसको फील करती है, स्टिंग ऑफ क्रिटिसिज्म कंटिन्यूसली। बट नाउ
also feels anger that Peter did not accomplish any of his dreams. गुस्सा भी है, उसे दुख भी है कि पीटर ने कुछ भी नहीं ज़िंदगी में किया, और जब उसने डिनाई कर दिया था उसको, तो वो हार्ट ब्रोकन होके इंडिया चला गया। इंडिया, ऑन दैट टाइम इंडिया पाकिस्तान ये जो एरिया है, दैट वाज कॉल्ड इंडिया, और ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो यहाँ पे वो जॉब करने के लिए यहाँ आ गया। शी कंटिन्यूज टू वॉक एंड कंसिडर द आइडिया ऑफ डेथ। और जैसे कि हमने एसेस में भी देखा था, डेथ बहुत मेंशन होती थी, और वो चलती है और सोचती है कि मौत के बारे में सोचना शुरू कर देती है। आइडिया ऑफ डेथ एंटरटेन करती है कि ये, क्योंकि मीनिंग ऑफ लाइफ शायद उसको क्लियर नहीं है, और वो सोचती है कि चलें, डेथ तो है ना। मैरी शैले ने जैसे कहा था, डेथ इज़ ए ग्रेट लेवलर, और वहाँ तो कंफर्ट है ना। शी बिलीव्स शी विल सर्वाइव इन द perpetual motion of the modern London streets, in the lives of her friends and even strangers, in the trees in her home. She reads lines about death from a book in a shop window. तो एक शॉप में से वो एक बुक के बारे में पढ़ती है, शी राइड, और वहाँ भी डेथ, अबाउट डेथ। Clarissa reflects, she does not do things for themselves, but in order to affect other people's opinion of her. अब वो सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पार्टीज जो कर रही है, जो कुछ भी कर रही है लाइफ में, मोस्ट ऑफ द टाइम शी डज नॉट फॉर द थिंग फॉर देम सेल्फ, वो खुद के लिए तो कुछ भी नहीं करती, बट इन ऑर्डर टू अफेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन ऑफ हर। जैसे कि हम ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उनके मुताबिक ही हम अपने फैसले लेते हैं। शी इमेजिन्स हैविंग हर लाइफ टू लिव ओवर अगेन, ऑल्दो ये पॉसिबल तो नहीं है, बट शी कैन इमेजिन कि अगर वो दोबारा से जिए, दोबारा से उसे ये डिसीजन लेनी हो जो उसने लिए थे, या दोबारा से वो हो, तो क्या करेगी। शी रिग्रेट्स हर फेस, beat like birds in her thin body. She stops to look at the Dutch picture and feels invisible. और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है कि देखो मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ, वो एज भी बढ़ रही है, 50 है इसकी ऑलमोस्ट एज इस वक्त, और बीट लाइक बर्ड्स फेस हो गया हो जैसे कि, और इनविजिबल सा फील करती है। शी इज कॉन्शियस दैट द वर्ल्ड सीज हर एज हर हस्बैंड्स वाइफ। व्हाई शी इज इनविजिबल? बिकॉज Clarissa is no more now. Only there is Mrs. Dalloway. और वर्ल्ड उसे क्या देखती है, मिसेस डैलोवे करके पुकारते हैं, मिसेस रिचर्ड डैलोवे। तो क्लैरिसा तो कहाँ है क्लैरिसा? ये हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो उसमें इस पॉइंट को देखेंगे, इसका क्या मीनिंग है। क्लैरिसा लुक्स इन द विंडो ऑफ अ ग्लव शॉप एंड कंटेम्पलेट्स हर डॉटर एलिजाबेथ। तो यहाँ आपको ये भी पता चल गया कि उनकी एक बेटी भी है, उनका नाम है एलिजाबेथ, और उनके बारे में वो सोचती हैं। एक विंडो ऑफ ग्लव शॉप, तो वहाँ से उस ग्लव्स हैं उनको देख रही हैं, और साथ आपको जहन में होगा कि ये घर से निकली हैं फ्लावर बाय करने के लिए, तो उस दौरान में ये सारी थॉट्स आ रही हैं इनको, और हम इन इन थॉट्स की मदद से क्लैरिसा के माइंड को डिस्कवर कर रहे हैं, उनके पास्ट को डिस्कवर कर रहे हैं, और अदर पीपल जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथ, हु केयर्स लिटिल फॉर फैशन, prefer to spend time with her dog and her history teacher मिस किलमन। उनको ख्याल आता कि वो फैशन, इनकी तरह फैशन का उन्हें कोई परवाह नहीं है, और वो अपना टाइम जो है एलिजाबेथ के बारे में सोचती है। शी स्पेंट हर टाइम विद डॉग एंड एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज देयर, मिस किलमन द हिस्ट्री टीचर, उनके साथ बहुत रहती हैं, विद whom शी रीड्स प्रेयर बुक्स एंड अटेंड्स कम्युनियन, और जिनके साथ मिलकर वो मोस्ट, मिस किलमन जो काफ़ी रिलीजियस पर्सन है, और प्रेयर बुक्स पढ़ती रहती हैं, और एटसेट्रा। मिस किलमन के बारे में हम बाद में जानेंगे आने वाले चैप्टर्स में। क्लैरिसा wonders if Elizabeth is falling in love with Miss Kilman. क्लैरिसा को तो लगता है कि एलिजाबेथ शायद इनको लव है मिस किलमन के साथ, एंड बट रिचर्ड बिलीव्स इट इज जस्ट अ फेज।
तो ये बात उन्होंने रिचर्ड से डिस्कस की थी हस्बैंड के साथ कि ये क्लोज कनेक्शन है एलिजाबेथ और मिस किलमैन के बीच में, बट रिचर्ड का ख्याल है कि दिस इज जस्ट एक मेंटल फेज होता है. क्लैरिसा थिंक्स ऑफ हर हेटेड फॉर मिस किलमैन which he is aware is irrational as a monster. और हमें पता चलता है कि क्लैरिसा और मिस किलमैन के दरमियान में कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं समझते. अ कार बैकफायर्स विद क्लैरिसा इज इन द फ्लावर शॉप. जब वो फ्लावर शॉप पहुंचती है तो बाहर एक कार के सलेंसर की आवाज आती है, कार बैकफायर्स, एंड शी एंड द सेवरल अदर्स टर्न टू observe the illustrious person passing in a grand car. सारे लोग देखने लग जाते हैं, एक बड़ी शानदार किस्म की कार है जो कि यहाँ पे कोई एक लिहाज से दिखावा भी है. They wonder if it is the queen or the prime minister behind the blinds. The car inspires feelings of the patriotism in many onlookers. जितने लोग देख रहे हैं वो बड़े कनेक्ट होते हैं कि ये हमारा और ग्रेट लंदन एक इंडस्ट्रियल सिटी और एक बहुत बड़ी एम्पायर है जो इंडिया जैसे बहुत बड़े एरिया के ऊपर भी रूल कर रही है. हम डेवलपिंग रिच कंट्री हैं और दीज आर द साइंस, और पैट्रियटिज्म फील करते हैं. सेप्टिमस वारन स्मिथ, यहाँ से थोड़ा स्विच होता है नैरेटिव, और जो थर्ड पर्सन ओमनिशेंट नरेटर है वो हमें कहानी दूसरी तरफ ले जाती है. सेप्टिमस वारन स्मिथ एक और कैरेक्टर है, अ वेटरन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, जो वर्ल्ड वॉर वन के वेटरन हैं, वहाँ उसको लड़ चुके हैं. Who is about 30 years old also hears the car backfires. He suffers from shell shock, और उनको प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकली इल हैं, सिक हैं, शेल शॉक सफ़र कर रहे हैं. मेंटल इलनेस क्या है ये? अ मेंटल इलनेस ब्रॉट ऑन बाय द हॉरर्स ऑफ द वॉर. तो हॉरर ऑफ द वॉर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं ना, उनका ज़हनी तवाज़ुन अब ख़राब हो गया है, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट, and believes he is responsible for the traffic congestion the passing car causes. और उनको लगता है कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं शायद उन्होंने कोई रास्ता ब्लॉक कर दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं है. लुक्रीजिया रिजिया हिज यंग इटालियन वाइफ, और उनकी वाइफ है लुक्रीजिया, उनके साथ है, इज एम्बेरस्ड बाय हिज odd manner, sorry, and also frightened since Septimus recently threatened to kill himself. और काफ़ी डरी हुई हैं, काफ़ी परेशान है, और वो इस वक्त चाहती हैं इनका इलाज करवाना चाहती हैं, और काफ़ी परेशान है बिकॉज रिसेंटली ही थ्रेटेंड टू किल हिमसेल्फ, सुसाइड करने की वो बातें भी कर चुका है. और शी लीड्स हिम टू रेजेंट्स पार्क वेयर दे सिट टुगेदर. पार्क में जाके बैठते हैं. सेप्टिमस थॉट्स आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू हिज वाइफ. सेप्टिमस के माइंड जो है वो थोड़ा सा कोलैप्स किया हुआ है, यूँ समझ लें कि सब अनकॉन्शियस और कॉन्शियस मिक्स हो गया है, और जो आप रिप्रेस करते हैं डिज़ायर फियर सब, वो सब कॉन्शियस में आ गए, और कोई सीधी लाइन नहीं है इनके दिमाग के अंदर. He believes he is connected to the trees and the trees must not be cut down. और सेप्टिमस का ख्याल है कि he is connected to everything around, especially to the trees, and इन चीज़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि कुछ भी इर्द गिर्द होगा तो वो इसका पार्ट है, वो भी हर्ट होगा. He believes that if he looks beyond the park railing, he will see his dead friend Evans. और उसको एवन भी जगह जगह नजर आता है. ये उसके साथ वार में उसका कोलीग था, दोस्त था, जो कि जिसकी डेथ हो गई थी. एंड फियर्स द वर्ल्ड माइट बस्ट इनटू फ्लेम्स. उसको ये ख्याल आता है कि फ्लेम्स में थिंग्स विल बी डैमेज, और वो वार जो है अचानक उसके जहन में है, वो सामने नज़र आना शुरू हो जाती है. एवन भी नज़र आता है, और ये काफ़ी उससे डर जाता है, ऐसी सारी चीज़ें देखता है. जागती आंखों के साथ उसे ड्रीम दिखाई दे सकते हैं. सेप्टिमस रीजिया, लुक्रीजिया को शॉर्ट रीजिया हो गया, एंड मैनी माइनर कैरेक्टर्स ऑब्जर्व अ प्लेन ओवरहेड राइटिंग लेटर्स इन द स्काई. नेक्स्ट सीन इज दैट के ऊपर एक प्लेन उड़ता हुआ आता है,
एंड वो कुछ लेटर्स लिखता है. द लेटर्स इवेंचुअली सीम टू बी read to read as टॉफ़ी. टॉफ़ी वर्ड लेटर जो है वो आसमान के ऊपर लिखते हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट टेक्निक. Septimus believes someone is trying to communicate with him in coded language, but Septimus is not mentally well, and what he imagines that someone is communicating with him. वो coded language में वो आर्क में जैसे यूज होती है, उसे लगता है कि अभी भी वो आर्क के अंदर है और कुछ लोग उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं. Rizia cannot stand to see him so broken, staring and talking out loud, and she walks to the fountain. She sees a statue of an Indian holding a cross. फाउंटेन के साथ क्या देखती है रिजिया? जब वो इसकी हालत नहीं देख सकती तो थोड़ी देर परे चली जाती है. एंड शी व्हाट शी सीज देयर, शी सीज अ स्टैचू ऑफ एन इंडियन होल्डिंग अ क्रॉस. आपको पता है जितने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया था, ब्रिटिश के लिए लड़े थे, उनको क्रॉस दिया गया था. तो वहाँ स्टैचू बनाया हुआ है जहाँ एक इंडियन है और उसके हाथ में क्रॉस है, टू सिंबलाइज दैट दैट इज़ एन एम्पायर. और एम्पायर के लिए इंडियंस ने काफ़ी जान दी है, उसको वो एक्नॉलेज कर रहे हैं यहाँ पे. She feels alone and for a moment is angry with Septimus. After all, Dr. Holmes, who said that Septimus has nothing at all matter with him, उसको ख्याल आता है कि डॉक्टर होम्स को जब हमने दिखाया था तो डॉक्टर होम्स ने क्या कहा था कि कोई ख़ास बात सेप्टिमस को नहीं है, कोई ख़ास बीमारी नहीं है. वो इस नतीजे पर पहुंचा था. Suddenly, Rhea feels her devotion to her husband clearly and return to where he sits. ये a young woman, Massey Johnson, asks them directions as she walks away. She thinks about how strange the couple is. An older woman, Carrie Dempster, observes Massey and feels regret about her own life. ये कुछ माइनर कैरेक्टर है वहाँ पे हमें नजर आते हैं. तो ये 11 AM तक की ये स्टोरी है. अब हम इसके एनालिसिस में जाते हैं कि व्हाट इट मीन्स. सो एनालिसिस क्या है, क्या मीनिंग. तभी जो हमने वाकयात इंसिडेंट्स पढ़े, हमने देखा कि क्लैरिस अपने घर से निकलती हैं और 11 बजे के टाइम तक हमने कवर किया है. फूल लेने के लिए निकलती हैं और रास्ते में वो जो सोचती हैं, जब बॉटल में थी, जब उन्हें ऑफ़र किया था पीटर वॉश ने शादी के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया था, और वो वाली लाइफ थोड़ी सी याद करती हैं. और हु विटबर्ड से उनकी मुलाकात, और उसके बाद सेप्टिमस के बारे में हमने थोड़ा सा देखा. तो इन्हीं इंसिडेंट को दोबारा से देखेंगे, थोड़ा आपको पहले से बेहतर आइडिया हो जाएगा. वुल्फ रोट much of Mrs. Dalloway in a free, direct discourse. We are generally immersed in the subjective mental world of various characters. Different characters है, कभी हम, और ये थर्ड पर्सन नैरेटिव है, फर्स्ट पर्सन भी नहीं है. तो थर्ड पर्सन में क्या है कि वो समटाइम आउटर आउटर डिस्क्रिप्शन देता है या देती है, और समटाइम जो है शी डिस्क्राइब्स द मेंटल वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, और एक कैरेक्टर से दूसरे में जंप करती है. Although the book is written in third person, referring to the characters by the proper name as well as the pronouns he, she, and they, actually this is called the technique of stream of consciousness. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, इसको आप डिटेल से खुद भी आपने पढ़ना है कि व्हाट इट मीन्स बाय द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. तो थोड़ा सा हम चलें देख भी लेते हैं व्हाट इट मीन्स कि ये किस तरह की टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. एक वेरी लाइट इंट्रोडक्शन. सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर हम डिफाइन करें बड़े इजी वर्ड्स में, तो stream of consciousness is a style or technique of writing that tries to capture the natural flow of characters' extended thought process, often by incorporating sensory impression, incomplete ideas, unusual syntax, and the rough grammar. तो यकीनन जो रिटन लैंग्वेज होती है वो तो डिफरेंट होगी, प्रॉपर अटरेंसेस जो हम स्पीक करते हैं वो भी डिफरेंट होंगे, लेकिन जब हम सोचते हैं तो उनमें वहाँ ग्रामर रफ होगी, सिंटेक्स अनयूजुअल होगा, इम्प्रेशंस एंड यहाँ फीलिंग भी होती हैं, थॉट्स भी एक्सट्रीम चल रही होती है थॉट्स की, उनको एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करना, ये नावल लिखने का इस तरीके को हम कहेंगे.
So stream of consciousness writing is associated with early 20th century modernist movement. तो ये उसी मूवमेंट से बिलोंग करती हैं, ये नावल भी उसी का एक रिप्रेजेंटेटिव नावल है. The term stream of consciousness originated in psychology before literary critics began using it to describe a narrative style that depicts how people think. तो बेसिकली ये साइकोलॉजी की एक टर्म है और वहीं पे इन्वेंट हुई थी. और ये नीचे अगर आप देखेंगे तो टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. 1890 में जो उनका जो वर्क है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स ने सबसे पहले इसको यूज किया था, इस टर्म को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को. So stream of consciousness is used primarily in fiction and poetry, but the term has also been used to describe plays and films that attempt to visually represent a character's thoughts. थोड़ा सा और क्या है stream of consciousness writing allows reader to listen in on a character's thought. जैसे अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, the technique often involves the use of language in unconventional way in an attempt to replicate the complicated pathways that thoughts take as they unfold and move through the mind. In short, it is the use of the language to mimic the stream nature of the conscious thought, the stream of consciousness. Stream of consciousness can be written in the first person as well as in the third person. दोनों में इसको एक्सपीरियंस हो सकता है. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में हम इसको देख रहे हैं. तो दिस इज जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल ईजी सी बात है. तो वापस चलते हैं लेक्चर के एनालिसिस की तरफ. तो ये क्या है कि यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट है, इनसाइड द माइंड, आउटसाइड द माइंड है. वी कैन हियर द थॉट्स, ठीक है. समटाइम वी आर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, actual world. Sometimes we experience the mental world of the characters and different characters. And in third person, Wolf seldom uses quotation marks to indicate dialogue. यहाँ हमें नहीं पता चलता कि कब वो कह रहा है और कब वो सोच रहा है. इन कोटेशन मार्क्स नहीं लगे हुए कि दिस इज द डायलॉग एंड दिस इज द थॉट. कोई डिफरेंस नहीं है. यू हैव टू फिगर इट आउट where the dialogue begins and where the thought ends or thought begins. So as in most of the Clarice's encounter with Whitbread, to ensure that the divide between the character's interior and the exterior selves remained fluid. तो अगर आप जब नावल पढ़ेंगे तो विटब्रेड के साथ उसका जो डायलॉग है कहीं पता नहीं चलता कि कहाँ वो डायलॉग है और कहाँ वो थॉट है. In this way, Wolf allows to evaluate characters from both external and internal perspective. We follow them as they move physically through the world, all the while listening to their most private thoughts. The subjective nature of the narrative demonstrates the unreliability of memory. In this section, Clarissa, Septimus, and other characters interpret and reinterpret themselves another constantly. Change their minds, misremembering, contradicting previous statements. ये भी साथ साथ होता रहेगा. एक ही बात, एक ही वाक्य कई दफ़ा रीइमर्ज होगा, रीइंटरप्रेट होगा. जैसे हमें भी, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बार बार पास्ट में जाते हैं और सेम थिंग्स को बार बार सोचते हैं और डिफरेंट अंदाज में सोचते हैं. कभी कोई सीन तो कभी कुछ कम, कभी ज़्यादा. Even simple facts such as somebody's age are occasionally vague since people's memories are different and sometimes wrong. Clarissa gains texture and depth as her thoughts dip frequently into the past and begin to edge around the future and her own mortality. Clarissa is full of happy thoughts as he sets off to buy flowers that beautiful June morning, but her rapture reminds her of a similar June morning 30 years earlier. तो जब वो जून मॉर्निंग में निकलती है तो हम दो किस्म की जून और दो किस्म की मॉर्निंग और दो किस्म की क्लैरिसा से हमारा वास्ता पड़ता है. एक जब क्लैरिसा 18 साल की थी और बहुत टाइम में बहुत पीछे, 18-20 साल पीछे, जब 18 साल की थी तो उस वक्त के टाइम को भी साथ साथ हम एक्सपीरियंस करते हैं. While when she stood at the window at Bolton and felt something awful might happen,
Tragedy is never far from her thoughts. And from the first page of the book, Clarissa has a sense of impending tragedy. और आइडिया ऑफ डेथ जो है, द मीनिंग ऑफ द लाइफ जो एनालिसिस वो करती रहती है, और एक ट्रेजिक फीलिंग जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस करती है क्लैरिसा, इस टाइम पे स्पेशली एज ए क्लैरिसा तो नहीं, एज ए मिसेस डॉलर. Indeed, one of the central dilemmas Clarissa will face is her own mortality. तो ये एक फिलोसफिकल साथ साथ नॉवल भी है, साइकोलॉजिकल नॉवल तो है ही, कि यहाँ पे डीप डाउन जो सेंट्रल मीनिंग ऑफ लाइफ है वो भी डिस्कस हो रहे हैं. Even as Clarissa rejoices in life, she struggles to deal with aging and death. तो वो तो शुरू से ही शी लव्स लाइफ डेफिनेटली, और मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक दो चीज़ों से परेशान करती हैं, डेथ एंड एजिंग. एंड दीज आर द ह्यूमन प्रॉब्लम्स. ओवरऑल इंसानों के दो बड़े मसाइल अभी तक हमारे सामने आते हैं. और आपने कई नॉवल कहानियों पुरानियों में पढ़ा होगा कि पुराने ज़माने के कई बादशाह जो थे वो दो चीज़ों से खौफजदा होते थे, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें तो उनको अवेलेबल होती थी. दो ही चीज़ें उनके लिए परेशान कौन होती थी, वो थी एजिंग और डेथ. एक तो इसको नहीं रोक सकते, बूढ़ा होने से खुद को नहीं बचा सकते, और फाइनली फिर डेथ से. He reads two lines about death from an open book in shop. विंडो में जब वो एक बुक पढ़ती है, आपको याद होगा जाते हुए, एक खुली हुई बुक है, वो उसको देखती है. Fear no more heat of the sun, nor the furious winter's rages. ये लाइन वहाँ पे वो देखती है. Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages. The words are from the Shakespeare's later play Cymbeline. तो ये सिम्बलाइन से उनका जो एक प्ले है शेक्सपियर का, वहाँ से ये लाइन ली गई है. विच इज़ एक्सपेरिमेंटल एंड हार्ड टू क्लासीफाई. इस प्ले के बारे में भी कहा जाता है कि इसको नहीं पता कि ये ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, ट्रेजर कॉमेडी है, हिस्ट्री है, क्या चीज़ है आखिर. बाकी प्लेस के बारे में तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रोमांटिक ट्रेजिडी है, रोमियो जूलियट जो है, हैमलेट जो है ये एक ट्रेजिडी है प्योर, या किंग लियर एक ट्रेजिडी है. लेकिन सिम्बलाइन के बारे में क्लियर कट डेफिनेशन मौजूद नहीं है. इसको कुछ कलेक्शन में कॉमेडी में डाल देते हैं, तो कुछ कलेक्शन में इसको ट्रेजेडी में डाल देते हैं. तो बिल्कुल ये वहाँ से जो लाइन लेना एक बड़ा सिंबॉलिक एक्ट है. सिंस इट हैज़ ए कॉमिक रोमांटिक ट्रेजिक एलिमेंट मच लाइक मिसेस डैलोवे. मिसेस डैलोवे की लाइफ भी कुछ ऐसा ही है, अनडिफाइंड है. एंड दीज लाइन्स फ्रॉम ए फ्यूनरल सॉन्ग. वो ये एक फ्यूनरल का सॉन्ग है जहाँ पे किसी की डेथ हो गई और एक करेक्टर क्या कहता है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस. कि कोई गम ना करें, ये जो हीट ऑफ द सन है, ये सर्दियों की बहुत सर्दी है, ये गर्मियों की गर्मी है, ये नहीं रहेगी, क्योंकि जब डेथ आ जाएगी तो हमें फियर करने की क्या ज़रूरत है. यानी हर चीज़ एंड तो हो जाना है. द लाइन्स आर फ्रॉम ए फ्यूनरल सॉन्ग दैट सजेस्ट डेथ इज ए कम्फर्ट. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डेथ हैज़ ए कम्फर्ट प्रेजेंट किया, क्या कर रहा है कि ज़िंदगी में अगर विंटर्स हैं, मुश्किल हैं ज़िंदगी में, अगर समर की हीट है, so fear no more about that, because there is a death which saves you ultimately, and death is a comfort after life's hard struggles. But both Clarissa and the Septimus repeat these lines throughout the day. लेकिन क्लैरिसा और सेप्टिमस में दोनों ही डेथ, आइडिया ऑफ डेथ जो है वो दोनों के माइंड में सर्कुलेट करता है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्लैरिसा और सेप्टिमस के दरमियान में एक ऐसा एक ताल्लुक है कि मामलात को एक तरह से डील करते हैं. Though Septimus shares many of the Clarissa's traits, he reacts differently to the passing car that thrills Clarissa and other bystanders. जब कार है, बैकफायर ऑफ द कार या मॉडर्निटी का जो सिंबल है, तो क्लैरिसा उसके बारे में कैसे सोचती है, अदर बायस्टैंडर्स कैसे देखते हैं, और लोकर्स वो इसमें क्या ढूंढते हैं, मीनिंग ढूंढते हैं इसके अंदर से, लाइफ ढूंढते हैं, सिंबल ऑफ सक्सेस देखते हैं इसको, ट्रेडिशन
देखते हैं इसको, जबकि सेप्टिमस इसको डिफरेंट अंदाज में देख रहा है। World War One has prompted changes in traditional English society, and many of the London's inhabitants are lost in this more modern and more industrial society. People in the street, including Clarissa, seek meaning in the passing car, whose grandeur leads them to suspect it may carry the Queen or the high-ranking government official. तो इसमें वो क्या मीनिंग देख रहे हैं, ग्रैंडियर देख रहे हैं, एक सिविलाइजेशन का साइन है, लंदन जो है एक सिंबल है, क्योंकि वहाँ ग्लिटर है, लाइफ है, एक बसलिंग सिटी है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है. They want desperately to believe that meaning still exists in tradition and in figureheads of the England. तो ऑर्डर, पीस, मीनिंग जैसे बिल्कुल स्टार्ट में हमने देखा था, तो उनका ख्याल है कि अभी ये सारी चीज़ें हैं. But was Septimus? The car on the street in the warm June sun does not inspire patriotism, but rather seems to create sense a scene about to burst into flames. So he can sense the inner problem of the apparently shining civilization. The जैसे हम हार्ट ऑफ डार्कनेस में देखा था ना, इनसाइट डिस्कवर करता है, जैसे कि मार्लो देख लेता है, या वेरी एंड ऑफ द नॉवल कर्ट्स को रियलाइजेशन हो जाती है. तो यहाँ पे सेप्टिमस जो है, ऐसा लगता है कि बज़ाहिर तो वो एक मैड पर्सन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली स्टैंडर्ड, लेकिन शायद वो एक रियलिटी को वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा है. सो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन बेहतर एक्सपीरियंस कर रहा है रियलिटी को. ही हैज़ लॉस्ट फेथ इन द सिंबल्स क्लैरिसा एंड अदर्स स्टिल क्लिंग टू. सेप्टिमस लॉस्ट है, याद रखना, उसको सिंबल्स और ये जो अपरेंट ग्लिटर है अब उसको ब्लाइंड नहीं कर सकता ये, और ही कैन सी द रियलिटी बिहाइंड दैट ग्लिटर. द कोर ऑफ ह्यूमैनिटी उसे नज़र आ रही है, या जो उसे लंदन की सिविलाइजेशन है इसकी रियलिटी को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि उसने वॉर एक्सपीरियंस किया है, उसने हॉरर को एक्सपीरियंस किया है. द कार्स ब्लाइंड्स आर क्लोज्ड एंड इट्स पैसेंजर रिमेन्स अ मिस्ट्री. Any meaning the crowd may impart on the car is their own invention, and the symbol they want the car to be is hollow. तो कुछ भी मीनिंग उस कार को, उस इवेंट को दिए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है देखने वाले के ऊपर. Wolf reveals mood and the character through unusual and the complete complex syntax. The rush and the movement of the London are reflected in galloping sentences. When rush और जो फास्ट किस्म की मूवमेंट है, जो बसल और एक क्राउड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गैलपिंग सेंटेंसेस यूज किए गए, एंड देन गो ऑन फॉर लाइन आफ्टर लाइन इन a kind of ecstasy. These sentences also reflect Clarissa's character, particularly her ability to enjoy life, since they forge ahead quickly and bravely, much as Clarissa does. As Clarissa sees the summer air moving the leaves like waves, sentences become rhythmic. हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है क्लैरिसा के माइंड के साथ साथ चलती है, और सिटी को जब रिप्रेजेंट करना है तो वैसे ही सेंटेंसेस हैं, वैसा ही एक फ्लो है, बिल्कुल लाइक वेव्स. Sentences become rhythmic, full of dashes and semicolons that imitate the choppy movement of the water. Parentheses abound, indicating the thoughts within thoughts and sometimes relating to the topic at hand and sometimes out. Simple phrases often appear in the flow of the poetic language, like exclamations such as when young Massey Johnson encounters the strange meeting, strange seeming Smiths and wants to cry horror, horror. जब वो सोचती है यंग मैसी सेप्टिमस को देख के, तो हॉरर हॉरर उसको ख्याल आता है. तो आपको याद, और आपको भी याद आ गया होगा हॉरर हॉरर कि लास्ट नॉवल अभी तो हमने पढ़ा है, और वहाँ पे कहाँ किसने हॉरर हॉरर कहा था, तो आपको भी यकीनन ये याद होगा. This line echoes Joseph Conrad's novel Heart of Darkness, in which a character despairs over humanity's cruelty. Later in the novel, we learn that Clarissa herself said, "Oh, this horror," when Peter Wash and Joseph Batkoff
An old family friend interrupted her encounter with Sally on the terrace. तो ये सैली सैटन एक और कैरेक्टर है, ये आगे मेंशन हो जाएंगे, इनकी पुरानी दोस्त हैं बॉटन के अंदर, जिनके साथ ये वक्त गुजारती थी। पीटर और सैली इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। वहाँ भी ऑन दिस हॉरर, उस पेज को भी हॉरर कहते हैं। सोसाइटी closes in both Septimus and the Clarissa, and the effect conveyed through language and the sentence structure is terrible. ये पार्ट 1 है, उम्मीद है आपको काफ़ी इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा लेक्चर का एक हिस्सा भी ख़त्म होगा, अभी हमने एक और लेक्चर करना है। तो ये असाइनमेंट नोट कर लें, असाइनमेंट 1 और 2 जो है। चलिए हम नंबर दे दें, आप कहते हैं तो फिर साथ साथ मुझे बताते रहिएगा नंबर जो है। ये 2 असाइनमेंट अभी आप नोट करें। डिफाइन द एक्सप्रेशन हॉरर। हॉरर, इसके पास्ट में आपको जानना होगा क्या है हॉरर। हॉरर एंड इट्स रिलेशन टू द नॉवेल। मिसेस डैलोवे के साथ इसका क्या ताल्लुक है आखिर, इस पे आपने लिखना है। एंड असाइनमेंट 2 है व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। टेक्निक ये क्या है, थोड़ा खुद भी प्रोब करें, जानें किसने शुरू किया था, कौन कौन से नॉवेलिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, एंड हाउ डज वर्जीनिया वुल्फ स्किलफुली यूज इट इन मिसेस डैलोवे में उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है। These are the 2 assignment, first and second assignment on Mrs. Dalloway. इसको आप नोट डाउन कर लें।